अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हेल्दी लाइफ का मकसद हेल्दी रहे, खुश रहे, फिट रहे और इसी हेल्थ से रिलेटेड जो है वक्तन फ़वक्तन हम आपसे डिफरेंट वीडियो शेयर करते हैं। कभी योगा के पोस्चर्स, कभी डाइट से रिलेटेड खानों की रेसिपीज़, कभी हम मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट करते हैं आपके बेनिफिट के लिए। आज हमने डॉक्टर अजमल को इनवाइट किया है और आज हम बात करेंगे डेंगू के ऊपर। डेंगू जो है हर साल आता है और हमारी बहुत सारी कीमती जानें जो है वो लेके चले आता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है और डायग्नोस्टिक नहीं होती। टाइम पे डायग्नोस ना करने की वजह से आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और मौत वाक़ हो जाती है आखिर में। अगर इसको टाइमली डायग्नोस कर ले और उसका प्रॉपर इलाज हो जाए तो हम डेंगू से बड़े आराम से बच सकते हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे पेशेंट्स रिकवरी कर रहे हैं। बेसिक्स जो है वो डेंगू की सबको पता है कि मखसूस मच्छर है, साफ़ पानी में पैदा होता है और वो फजर के बाद ज़्यादातर काटता है, शाम में एक मखसूस टाइम पे काटता है। ये बेसिक सबको पता है। आज जो हमने डॉक्टर अजमल को इनवाइट किया है वो चीज़ें जो आम आदमी नहीं जानते और वो जो पीरियड है जब आपको डेंगू हो जाता है और वो हम आम आदमी जो है वो घर पे अपनी सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं और उस दौरान ना हम कोई टेस्ट करते हैं और उसके दौरान जब हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं सेल्फ मेडिकेशन की वजह से, तो वो जो बिगाड़ पैदा करता है डेंगू के अंदर। इन चीज़ों के बारे में जो बारीकियां हैं वो हम जानेंगे डॉक्टर अजमल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। और आपने सुन ही लिया होगा डेंगू की बेसिक्स तो लोग बहुत ज़्यादा जानते ही हैं। हम वो चीज़ें जानना चाहते हैं आपसे जो कि आम तौर पर लोग जो है वो इग्नोर करते हैं और प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाते टाइमली, जिसकी वजह से अमवात होती हैं। नहीं साहब, डेंगू जैसे कुछ अरसे से तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इतना कि हर किसी को पता है कि डेंगू फीवर क्या है। थोड़ा सा इसको जो नॉर्मल लोगों को पता है उसी से मैं मिला के इंशाअल्लाह बताता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम है कि डेंगू जो है हमारे पास फैल रहा है और वाई इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल। तो इसको थोड़ा सा मैं एलेबरेट करता हूँ कि डेंगू देखें एक तो वायरल फीवर है सबसे पहले, ठीक है। और मच्छर के काटने से, जैसे आपको पता है, एडिस इजिप्टी एक टाइप ऑफ मॉस्किटो है जो कि इसको फैलाता है। इसी के ये जो है येलो फीवर भी फैलाता है, लेकिन वो हमारे एपिडेमिकली हमारे कंट्री में इतना नहीं है। लेकिन डेंगू हमारे एरिया रीजन में एपिडेमिक हो गया है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपको अफ्रीकन रीजन में बल्कि कैरेबियन रीजन में और साउथ ईस्ट एशिया में लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया और इन कंट्रीज़ के पास मिलता था। अब ये एपिडेमिकली पाकिस्तान के रीजन्स में भी आ गया है, ट्रॉपिकल एरियाज में स्पेशली। एडिस इजिप्टी ये मच्छर जो अभी ये काटते हैं तो वायरस यूजुअली क्या करता है कि बॉडी में रेप्लिकेट करता है। 4 to 10 डेज़ का इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड टाइम है, ठीक है, जिसमें ये वायरस आपकी बॉडी में रेप्लिकेट करता है। और यूजुअली इसके साइन सिम्टम्स में काफ़ी चीज़ें हैं और उनमें से एक सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब कि प्लेटलेट्स का कम होना। उन पर अटैच करता है, उनको डीएक्टिवेट करता है और वो जो है उसके रिजल्ट में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स। साथ साथ में ज़रा इसके अंदर अगर वायरल फीवर है तो भाई फीवर तो है ही है कि भाई बुखार होगा, हेडेक होगा, मसल पेन होता है, तो बड़े वेग से कंप्लेन होते हैं। यूजुअली पेशेंट्स को पता नहीं लग पाता कि उसको हुआ क्या है। अब डेंगू फीवर जो है जब स्टार्ट होता है तो उसके 3 फेजेस में वो डिजीज़ है। फर्स्ट इज़ फेब्राइल फेज़, मतलब कि जब बुखार होता है, ठीक है, उसमें बुखार और हल्की फुल्की सिम्टम। दूसरा है क्रिटिकल फेज़। क्रिटिकल फेज़ वो है जहाँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अचीव होना शुरू हो जाए कि मतलब कि ब्लड के बॉडी में ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी वाक़ होना शुरू हो जाए। सही। और लास्ट इज़ रिकवरी फेज़, ठीक है। तो हम उसको इसी हिसाब से आपको बताते हैं कि इनिशियली जब फीवर फेज़ होता है उसमें फीवर प्लस सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो पीपल शुड नो कि भाई जब ये सिम्टम्स आएँ यूजुअली स्टार्ट विद द लेबोरेटरी टेस्ट। वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कब कब कराने चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन पहले ये समझो कि फ़ीवर के अंदर अगर कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं जिस पे हमारा क्लिनिकली साइन पे हम सोचते हैं कि हाई ही और शी शुड बी डायग्नोज या शुड बी टेस्टेड फॉर द डेंगू। जब हाई ग्रेड फीवर हो, हाई ग्रेड मतलब 101 102 से ज़्यादा, ठीक है, इसमें हो सकता है किसी को शिवरिंग आए किसी को नहीं आए, बट इट इज़ नॉट द कॉमन थिंग।
लेकिन कॉमन क्या है कि हेडेक जो है बहुत कॉमन आता है, और हेडेक के साथ साथ स्पेशल साइट ऑफ हेडेक का कहना कि लोगों का कहना कि मेरी आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, पेरी ऑर्बिटल एरिया जिसको हम कहते हैं, वो इस एरिया में ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको खुद आके अगर पेशेंट बताए कि भाई फीवर और सर में दर्द है, ख़ासकर ये हिस्सा मेरा दुखता है, तो ये हमारा थिंकिंग पॉइंट है। दूसरा एक है सीवियर बॉडी, एक भी इसका पहले था कि इसमें कहते थे इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता था, कि ऐसा लगता है जैसे हड्डी टूटने का दर्द है। आर्थराल्जियाज इतने अच्छे ख़तरनाक होते हैं इसमें, माइल्जिया भी, मसल पेन भी ज़्यादा होता है, बट ये किसी और डिजीज़ में भी हो सकता है, इसलिए इसको अब हम लोग सेकेंडरी साइन लगते हैं और प्राइमरी साइंस में हमारे पास ये है। तो जब ये फेब्राइल फेज़ गुजरता है, अगर कुछ लोगों को ये डिज़ीज़ ऐसे ही गुजर जाती है, कुछ लोगों को यहीं से आगे प्रोसीड कर जाता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर प्लेटलेट्स की कमी की तरफ वो आगे प्रोसीड कर जाएंगे। जब वहाँ करने लग जाते हैं तो फिर हमने उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि कितने कम हो रहे हैं। यूजुअली जो उसका नॉर्मल लेवल है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख जो है उसकी जो रेंज है वो वहाँ तक होने चाहिए, उससे वो नीचे आना शुरू होंगे। अब कितने आएंगे वो हमने पेशेंट को देखना होता है कि आप कितने तक नीचे आ रहे हैं और कोई ब्लीडिंग का साइन तो शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि प्लेटलेट्स का वन ऑफ द मेन फंक्शंस, नॉट ऑल फंक्शन, वन ऑफ द मेन फंक्शंस इज़ क्लॉटिंग द ब्लड। तो जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो वो जो है वो रिसना शुरू हो सकता है नसों, तो वहाँ पे इसकी जो स्टेज है, उस स्टेज पे अगर रिसना शुरू हो जाए खून बॉडी में, वेसल्स में से निकल रहा है, अंडर द स्किन आ रहा है, इनटू द जॉइंट्स रिलीज़ हो रहा है, या इनटू द इनसाइड द ब्रेन रिलीज़ हो रहा है, तो हम उसको हेमरेजिक फीवर का नाम देते हैं। सही। शुरू में ये डेंगी हेमरेजिक फीवर के नाम से ही मशहूर थी, लेकिन अब इसको डेंगी से इसलिए कर दिया क्योंकि ये चंद लोगों में अचीव होता है जब आप उसको हेमरेजिक फीवर की तरफ कहते हैं। जब उनको हेमरेज नहीं होता तो इट्स ओनली नोन एज अ डेंगी फीवर, ठीक है, इन जनरल। ज़्यादा अरसे चले तो इसमें बंदा शॉक में भी चला जाता है, इतना ब्लड लॉस हो रहा है कि ब्लड ज़्यादा चला गया तो ब्लड जो है ज़्यादा लॉस होने से इसको शॉक, तो डेंगी शॉक फीवर भी इसकी एक स्टेज है जो कि क्रिटिकल में आती है। इन टर्म्स के अगर उसको आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और कवर अप करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो प्लेटलेट्स लगाए, जो भी करा हमने, जब ट्रीटमेंट इसका किया उसके बाद पेशेंट जो है रिकवरी फेज़ में आता है। रिकवरी फेज़ में ये होता है कि उसके सबसाइडिंग ऑफ फीवर, सबसाइडिंग ऑफ बॉडी एक्स और मेजरली सबसाइडिंग ऑफ जो डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है वो वापस रीग्रो होने लग जाते हैं। तो उसके जब भी नंबर्स बढ़ने लग जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अब ये सेल्फली बढ़ रहे हैं, आप इसको कुछ चीज़ दे नहीं रहे और वो रिकवरी फेज में जा रहे हैं। अभी आ जाए कि डेंगी किस तरह से हो रहा है, किस टाइम पे काट रहा है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। डेंगी वायरस के 4 वेरिएंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर कोई बंदा इससे इन्फेक्ट हो जाए किसी एक भी सब टाइप से, तो वो जो है लाइफ लॉन्ग जो है या अच्छे खासे सालों तक उसको इम्यूनिटी रहती है, बट नॉट विद द सेकंड वन। अगर टाइप 1 से हो गया किसी को इन्फेक्शन और वो रिकवर कर गया तो उसको लाइफ लॉन्ग या काफ़ी हद तक कर सकते हैं। टाइप 1 से तो उसको इम्यूनिटी रहेगी, बट टाइप 2 से नहीं होगी। इसलिए बहुत दफ़ा लोगों को कहते हैं यार पहले भी किसी ने डेंगी बताया डॉक्टर, अब फिर कह रहे हैं हमने तो सुना है ज़िंदगी में एक मरता होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी समटाइम जो पॉसिबिलिटी है वो इतनी लो हो जाती है कभी कभी कि बहुत दफ़ा वो अनडायग्नो या अननोन लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार हुआ तो दूसरी बार भी हो, ठीक है ना। लेकिन अब जो है क्योंकि इसके केसेस बढ़ रहे हैं तो अमूमन बहुत से लोग सेकंड टाइम और थर्ड टाइम भी इस डिजीज़ का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। अब ये है कि डेंगी जब आपको किसी भी एक सब टाइप से हुआ और उसने अपने आप को एलेबरेट किया, तो अब आपने करना क्या है, किस तरह से इससे बचना है, वो चीज़ें हैं। बचना इस तरीके से है कि जैसे हमने बताया कि आपने बिल्कुल शुरू में बताया भी कि सुबह के औकात, रात के औकात की जो शाम के हैं ख़ास वक्तों में, जो कि एक स्टडी बताई जाती है कि इन टाइमों में ज़्यादा इसका रुझान है कि मच्छर काटता है। साफ़ पानी के जो आपके पूलिंग है, अभी ख़ास करके फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में, और रेंज के जो वाटर के जो डिपोज बने हुए थे, इन सब में जो है जब मच्छर की अफजाइश होती है तो ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो इट इज़ सिंपल दैट कि आप इन टाइमिंग्स पे कोशिश करें कि कितने हैं फ्लाई प्रूफिंग करें घर के अंदर, नेट्स का इस्तेमाल करें सोते हुए, और कोई भी इस तरह की ऑयलिंग करें या कोई भी इसके मॉस्किटो रिपेलेंट्स उनका यूजेज करें, ताकि जितना तक आप इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं प्रिवेंट करें। तो बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब देखा गया है कि पेशेंट डॉक्टर के पास ही होकर आ जाता है, रॉन्गली डायग्नोस हो जाता है, या सेल्फ मेडिकेशन की वजह से एंटीबायोटिक ले लेता है उस दौरान। तो एंटीबायोटिक अगर लेते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है? वो यूजुअली ये कि देखें जब फेब्राइल फेज़ होता है यूजुअली पेशेंट उसमें जब पहुंचता है, और इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बहुत दफ़ा इसलिए डायग्नोसिंग की इशू ये होती है कि लोगों की कंप्लाइंस नहीं हो रही होती कि वो कोई टेस्ट कराएं या कुछ कराएं, ठीक है ना। हमारे यहाँ इशू यही है कि एक दिन का बुखार है और स्ट्रेट अवे लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, वो किसी भी डिजीज़ में बुराई है, ठीक है ना। देखें अगर गला ख़राब है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट इज़ विद द बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। लोग क्या करते हैं, हो सकता है वायरल डिजीज़ हो, हल्का सा फेरेंजाइटिस हो, एक दिन आप आराम करेंगे, कुछ हल्की फुल्की रेमेडीज़ लेंगे, हो सकता है वो सबसाइड हो जाए,
लेकिन लोग क्या कहते हैं पहली डोज एकदम एंटीबायोटिक की, और वो एंटीबायोटिक्स यूजुअली जो हम पहले आईसीयूज़ में सुनते थे वो स्ट्रेट अवे लोग 1 से 2 कंप्लीट कोर्स भी नहीं करते, बिल्कुल इनकम्प्लीट कोर्सेज के तौर पे करते हैं, तो वो इस वजह से जो है नुकसान करती है। ये बात ज़रूर है कि हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, इट्स ऑन द वेरी डार्क साइड, और कुछ ब्लैक शीप्स कह लें आप, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, ये कोएक्स हैं जो कि बैठे हुए हैं, लोगों उन पर एतबार इतना ज़्यादा है कि लोग जो है पे कहते हैं कि यार ये तो दूसरे लोग तो सिर्फ टेस्टिंग के चक्कर में करते हैं और वो टेस्ट नहीं कराते। ऑल्दो सिंपल CBC कैन टेल यू कि भाई पेशेंट किधर हेल्ड कर रहा है। ऑल्दो देखें सिंपल CBC कभी आपको नहीं बताता कि इट्स अ डेंगी, इट्स ओनली अ प्रोफेशनल साइन कि डॉक्टर्स इसको पिक कर लेते हैं कि यार ये प्लेटलेट्स सिर्फ प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, देन इट कुड बी अ डेंगी, क्योंकि यहाँ पे एपिडेमिकली मौजूद है, तो हम ये सोचते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू नीड 2 टेस्ट हैं, एक है एंटीजन की, अगर अर्ली डेज हैं, फीवर को 2 दिन 3 दिन हुए हैं, तो आप डेंगी का एंटीजन कराते हैं, डेंगी NS1 सही, जो स्पेसिफिकली आपको आता है। इफ़ इट्स मोर देन 3 days for 4 days, तो फिर आप डेंगी की सीरोलॉजी कराते हैं। सीरोलॉजी में आपको बॉडी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, IgG एंड IgM। इफ़ पेशेंट हैज़ एन IgM पॉजिटिव, दैट मीन्स ही इज़ करंटली इन्फेक्टेड, और अगर IgG आ जाए देन इट मीन्स कि आइदर ही इज़ रिकवरिंग और ही हैज़ द इम्यूनिटी एज वेल, ठीक है ना। अनस्पेसिफिक भी एंटीबॉडीज़ हैं और स्पेसिफिक PCR भी होते हैं, ताकि पता लग जाए कि किस सीरोटाइप से आपको ये डिजीज़ हुआ है, आइदर 1, 2, 3 एंड 4। इसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, बट इट्स नॉट टू मच इफेक्टिव, बट ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसका ख़ास करके ट्रीटमेंट का याद रखें कि ट्रीटमेंट इसका हमेशा सिम्टमेटिक है, कोई एज सच इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। अब जो एक देसी रेमेडीज़ है, लाइक के पपीते का पत्ता खा लें, सेब पे नींबू वाई कर लें, तो ये थोड़ी बेज़र है, लेकिन इसका भी एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। लोग पपीते के पत्ते रोज़ाना ब्लेंड करके कर रहे हैं, आई डोंट नो कि उसका क्या असर है और क्या है। कुछ हर्बल मेडिसिन भी आना शुरू हैं, जो कि इन्हीं का पपाया जो लीव्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट बना के, और उससे कहते हैं नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, आप पपीते का अर्क निकाल के देखें, उसका कोई स्पेसिफिक साइन तो नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द एवरी पर्सनस बॉडी कि वो रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं, ठीक है। हो सकता है कोई प्लेटलेट्स की कोई डिजीज़ हो, तो वो वनरेबल भी पेशेंट हो सकता है कि उसको डेंगी जो है वो ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सनस इन द फैमिली। तो ये आप नहीं कह सकते कि पपाया जो है वो कितना बढ़ाएगा, क्या करेगा, बट इट माइट गिव सम न्यूट्रिशंस जो कि एक्सेसिबरेट कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, तो जो एक बिलो नंबर है उस पर जाने की कर सकते हैं। अब अगर डेंगी हो जाए तब क्या प्रिवेंशन चाहिए, ये बड़ा लाजमी है। डेंगी ख़राब होने की वजह है कि डेंगी एक बार हो गया तो लोग उसके ट्रीटमेंट पे तो लग जाते हैं, लेकिन उसकी प्रिवेंशन नहीं करते, वहाँ फंसते हैं और वहाँ से डिजीज़ ज़्यादा ख़राब होती है। एक तो पहली बात आपने डिस्कस किया कि अनयूज बेजा इस्तेमाल जो है आपका एंटीबायोटिक्स का, येस दैट इज़ द रीज़न, बट अदर देन दैट के ज़रा इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया पेन होता है, सीवियर पेन होता है। तो सीवियर पेन के लिए बहुत से लोग क्या कहते हैं कि वो कोएक्स के पास या डिफरेंट जो वो लोकल क्लिनिक्स है, दे जस्ट प्रेजेंट टू देम एंड दे आस्क कि भाई बहुत सख्त सर में दर्द है, जिससे में दर्द है, कुछ करें, ठीक है, विदाउट टेलिंग देम प्रॉपर हिस्ट्री। अब कोएक्स या जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जो छोटी क्लिनिक्स हैं, उनमें बहुत दफ़ा रश होने की वजह से या ओवरबर्डन होने से वो उनको मस्कुलर इंजेक्शंस दे देते हैं, या पेशेंट खुद इस्तेमाल करते हैं कि मुझे लगाएं, मुझे नहीं जा रहा, मैंने दवाई 10 खा ली है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसको रीअश्योर कराना चाहिए कि भाई ये कुछ अरसे रहेगा, आपने आराम ही करना है। लेकिन IM इंजेक्शन जो है ज़रा वो मसल को जब पियर्स करता है, यू नेवर नो कि प्लेटलेट्स कितने कम हो चुके हैं और कितना आप नीचे जा चुके हैं। आपने लगाया, अंदर वो ब्लीड करने लगा, पता चला कि अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होने लगा और वो रुक नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता आपका BP डाउन होना शुरू और वो ख़राब होना शुरू हो गया। ये एक मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली आता है। और इसमें दूसरा रिक्वायरमेंट होता है कि ज़रा नौजिया वॉमिटिंग रहती है, तो लोग इनटेक नहीं करते या खाने पीने में ऐसी एहतियातियाँ शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं कि भाई बुखार है, कुछ भी ना खाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है, ये ज़्यादा लेना है ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, और फ्लूइड बिल्कुल लाजमी है, वरना वो डेंगू के जो मैंने एक शॉक बताया ये इसमें तरफ जाने लग जाता है, वही बड़ी इशू करता है। तो द मोस्ट प्रिवेंटिव थिंग इज़ कि अगर आपको अल्लाह ना करे डेंगू हो जाए तो पहले अपने पेशेंट को घर में कॉर्डन ऑफ करें, ताकि दूसरे लोगों को, ये वैसे ट्रांसमिट नहीं होता, छूने से नहीं लगेगा, साथ खाने से नहीं लगेगा, किसी तरह नहीं लगता, लेकिन वेक्टरली ये वर्टिकल ट्रांसमिट हो सकता है, सॉरी हॉरिजॉन्टली ट्रांसमिट हो सकता है कि एक मच्छर ने अगर किसी अफेक्टेड पेशेंट को काटा और ज़ाहिर वो घर में घूम रहा है और घर में ही किसी को काटता है, इट इज़ पॉसिबल ही कैन स्प्रेड। तो घर में नेट्स का यूज़ करें, उस पेशेंट को कॉर्डन ऑफ करें, बस बाकी उससे मिले जुले कोई मसला नहीं, साथ खाएं, कुछ भी करें, और कोशिश ये करें घर में कोई मच्छर ना हो, उसको प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स और फ्लूइड जैसे मैं बताया उसको दें, और रिपीटेडली व्हेन यू थिंक कि पेशेंट जो है डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके टेस्ट कराएं।
हम यूजली और भी रिमेटेड पे आते हैं कि सिर्फ सीरम प्लेटलेट्स कराने लग जाते हैं कि इससे पता रहे कि आइदर ये नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, व्हेन टू प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आपने क्लिनिक्स में दिखा दिया, डॉक्टर हैज़ डायग्नोज यू कि भाई आपको, या हॉस्पिटल में आपने दिखाया एंड डॉक्टर हैज़ डायग्नोज कि भाई आपके पास आपको डेंगू है, यू टेक दिस मेडिसिन एंड यू गो होम, बट व्हेन टू रिटर्न ही और शी शुड नो एंड डॉक्टर शुड टेल एज वेल। तो मैं अपने जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको ये ज़रूर इंडिकेट करना चाहूँगा, व्हेन यू हैव सीन द पेशेंट, तो ज़रूर पेशेंट को इंडिकेट करें व्हेन दे हैव टू रिटर्न। फर्स्टली कि हमारे पास एक अगर लेवल है कि अगर लेस देन 40,000 या 30,000 प्लेटलेट्स जा रहे हैं, वी यूजुअली एडमिट द पेशेंट फॉर मॉनिटरिंग, क्योंकि उसको मुझे हर 6-8 घंटे में टेस्ट चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ पेशेंट टू गो फ्रॉम होम के वो जाए और लैब टेस्ट कराए, फिर वो कितनी देर बाद लैब टेस्ट आएंगे, फिर वो क्या पता वो अकेला है या ही इज़ द ओनली वन हु कैन ड्राइव द कार, 10 मसले हैं, तो हम उसको एडमिट कर लेते हैं। सेकेंडली, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हो सकता है 50,000 या 70,000 जिस पे आप कहते हैं उसको यार घर चले जाओ, अभी तो यू इन द दे आर डिक्रीजिंग बट यू आर इन द सेफ जोन, आप घर चले जाएं और आराम करें और कल टेस्ट करें, अगर कम हुआ तो आ जाएगा। लेकिन हो सकता है 75,000 पे उसको ब्लीड हो रहा है, अदर गम से ब्लीड हो रहा है, और मेलिना मतलब कि उसको पखाने में खून आना शुरू हो रहा है, वॉमिटिंग में खून आ रहा है, ठीक है, स्पूटम में खून आ रहा है, या वो अपने स्किन में कोई पैचेस देना शुरू करता है जो कि पर्पलिश टाइप के हो रहे हैं। यूजुअली डेंगू में रैश हो जाते हैं, और पहली बार जब इन्फेक्ट होता है तो बंदे को रैश हो जाते हैं। मैक्यूलोपेपररी रैश है, दैट्स नॉर्मल, बट अगर इट्स अ पेटिके पैच लाइक के पर्पलिश टाइप के पैचेस पड़ रहे हैं, जैसे नील पड़ रहे हों, फ्रेश पेनलेस होते हैं लेकिन नील पड़ रहे हैं, देन ही और शी हैज़ टू रश टू द हॉस्पिटल, ठीक है। उनके फिर लैब्स कराए जाएँ, पता लगे, हो सकता है कि 75 या 50,000 हो जिसमें किसी को ब्लीड नहीं हो रहा होता, लेकिन वो पेशेंट को टेंडेंसी है एंड उसको फिर हमें प्रॉम्प्टली ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा इशू है। तो ये एक हमेशा आप लोगों के लिए साइन है कि इन केस यू आर एट द होम और आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए, डिस्पाइट योर लेवल्स आर गुड, तो आपको उसको दिखाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए 2-3 जो इनिशियल स्टेज की चीज़ें हैं, जैसे अगर मुझे फीवर हो रहा है, मेरी आँख के साइड में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो मुझे डेंगू डायग्नोस में टेस्ट करवा लेता हूँ डेंगू का, और CBC कराता हूँ, डॉक्टर ने मुझे डायग्नोस भी कर लिया है। तो मुझे फूड में क्या लेना है, लिक्विड ज़्यादा पीना है, जूसेस पीने हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स एंड फ्लूट्स तो एक है जो आपको मैंने बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट लिया। हम यूजुअली पेशेंट्स को कहते हैं अगर वो हाइपरटेंसिव नहीं है तो हम कहते हैं भाई ORS का भी यूजेज करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा उसको भी यूज़ करें, या अगर पेशेंट हमारे पास है तो हम उसको IV से जो है थोड़ा सा हाइड्रेट कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन इन द वेरी सेफ जोन, कीपिंग हिम इन द वेरी सेफ जोन। IV इंजेक्शंस फिर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन IM मतलब मस्कुलर नहीं लगा सकते आप किसी को भी। तो ये तो आप कहते हैं उसको कि भाई अच्छे फ्रूट्स का, स्पेशली एप्पल हो गए, बनाना हो गए, इनमें वाटर कंटेंट भी अच्छा है और इनमें जो है वो आपके मिनरल लेवल भी अच्छे हैं, आयरन भी है और पोटेशियम भी है। तो ये चीज़ें जो यूजुअली रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपके पास नए बॉडी सेल्स बने, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप कहते हैं कि भाई ये फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। प्रोटीन कभी मना नहीं है। इनिशियली फीवर्स में कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई, या कुछ सीनियर्स हैं जो इसको रिकमेंड करते हैं कि यूज़ ऑफ फैट, हाई लेवल ऑफ फैट्स जो है वो नहीं करना चाहिए इन व्हेन यू आर वेरी डिजीज्ड, तो उस चीज़ को आप रोक सकते हैं। और ये है लास्टली मैं एक प्रिवेंशन घर में भी लोगों को बताना चाहूँगा, सॉरी इट हैज़ बीन रिमेंड, कि ज़्यादा दिन के IM इंजेक्शन तो ज़रा वो क्लिनिक में लगेंगे या घर पे लाए किसी प्रोफेशनल से लगाएंगे। इफ़ यू आर डायग्नोज विद द लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट, कभी आपने दांत ब्रश नहीं करने, आपने बारीक कंघी से बाल नहीं बनाने, ठीक है, ये टूथपिक से जो है ना आपने प्रिकिंग नहीं करनी, और अगर कोई पियर्सिंग आपने करी हुई है तो उसको भी बाबत छेड़छाड़ नहीं करनी, या तो फिर निकाल दीजिए उसको। तो ये थोड़ी सी एक घर में भी है जो लोगों को कहते हैं कि भाई आपने चीज़ें केयर करनी है, दांत उंगली से मांजिए, ठीक है, बाल बनाने की जरूरत नहीं, अगर है तो बहुत सॉफ्ट और मोटा जो गेज के कॉम्स होते हैं, बारीक वाले नहीं, उसको बहुत इजीली और सॉफ्टली आप उससे यूज़ करें। बाकी इट्स अ वेरी नॉर्मल रूटीन, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, थोड़ा बहुत आप चलें फिरें, वॉक करें और खाएं पिएं, अच्छे रहें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी नॉलेज दी आपने और किस तरह डायग्नोस करना है। नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर साहब ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको फीवर हो रहा है तो सबसे पहले आपने जानना ज़रूरी है कि किस तरह का फीवर हो रहा है। उस फीवर के दौरान आपके आँखों की साइडों पे पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप समझ लें कि आप डेंगू की तरफ जा रहे हैं, और ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। प्रॉपर जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने बताएं, CBC का टेस्ट है और डेंगू का टेस्ट है, वो आप कराएं और उसको फिर मॉनिटर करें। जो आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो डेंजर जोन में कब आते हैं, जब 30,000 25,000 जिसके ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो डॉक्टर फ़ौरन रेकमेंड करते हैं।
और उससे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपको डायग्नोस होता है आपने ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस, पानी, और अगर डिहाइड्रेशन का शिकार है ORS पीना है। और ORS का भी ख्याल रखना है आपने, अगर आप BP पेशेंट हैं तो ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि नमक की पीने की वजह से आपको ज़्यादा हाई BP हो सकता है। और बाकी एहतियाती तदाबीर जो बताइए डॉक्टर साहब ने, कोई नोकीली चीज़ आपकी बॉडी में टच ना हो जिससे आपकी ब्लडिंग हो। क्यों कि जब प्लेटलेट्स कम होते हैं आपका ब्लड जो है वो थिन हो जाता है, और जब थिन ब्लड निकलना शुरू होता है तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस दौरान आप ब्रश भी नहीं करें, कंघी भी नहीं करें, कोई भी नोकीली चीज़ इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करते हैं इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे ताकि आप डेंगू से अपनी आपको, अपनी फैमिली को बचा सकें, और टाइमली डायग्नोस्टिक और जो प्रिकॉशंस हैं, जो इलाज है वो करके आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, अपने चाहने वालों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और कीमती जानें ज़ाया होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों से, ताकि सदका जारिया के तौर पर आपको भी फ़ायदा हो और सबको बेनिफिट दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हेल्दी रहें, खुश रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।